ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का लास्ट सेकंड यूनिट का लास्ट पोर्शन जो बचा हुआ था, इसके पहले हमने कई सारे जो फिजिको केमिकल पैरामीटर किए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जब हम बात करें तो इसको हम पीकेए वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट को जो है हम पीकेए वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? स्पेसिफिक स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज का होता है? जनरली जो लार्जर कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, जो लार्जर कंपाउंड होते हैं, लार्जर कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं। जब उनको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं इनटू द आयन, ठीक है ना, कैटायन और एनायन में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलर वन। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक होता है, ठीक है ना। उस चीज को डिटरमाइन कर लेना ही या उस पॉइंट को डिटरमाइन करना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। पहले तो इसको हम बताएंगे एग्जाम्स में कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम पीके वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसमें क्या होता है, लार्जर कंपाउंड क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। लार्जर कंपाउंड क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस, और आयंस आपके क्या होते हैं? कैटायन और एनायन। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपके कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना, डिसोसिएशन होना, ठीक है ना। जो आपके कंपाउंड्स हैं, बैठ जाएं, जो आपके कंपाउंड हैं वो डिसोसिएट होते हैं और ये वैल्यू कंपाउंड में क्या होती है? कांस्टेंट होती है और डेफिनेट होती है। जब हम बात करते हैं किसकी? एसिड और बेस। क्योंकि जो हमारी ज्यादातर ड्रग्स है, देखो, जो हमारी ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होते हैं? आपके एसिड और बेसिक इन नेचर होते हैं। और एसिड और बेसिक में भी क्या होते हैं? वो वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड और। तो अब यहां पर आपको जो पैरामीटर आया है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, ये क्यों आया है, इसको समझें कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना क्यों है। तो जो आपके वीक एसिड और वीक बेसिक ड्रग हैं, जब हम उनको ओरली लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट होंगे मतलब प्लस आयन और माइनस आयन में वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है ना। तो वो जब डिसोसिएट होते हैं तो वो कब तक डिसोसिएट होते हैं? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जितने आयन अब डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही अब क्या हो रहे हैं? उससे जुड़ते जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कि इक्विलिब्रियम। तो उस पॉइंट पर वो क्या कहलाते हैं? उनका एक पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच में होते हैं वो इस तरीके से। तो यदि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट और टेम्परेचर में उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं तो हर एक वीक ड्रग का, वीक बेस का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसकी निकल कर आती है, जिसको हम कई सारी मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। आ रहे समझ में? कई सारी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो जो आपके वीक बेस और वीक एसिड होते हैं उनका एक पैरामीटर होता है, उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसमें लार्जर कंपाउंड क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं इनटू कैटायन और एनायन में। और उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में जितने मॉलिक्यूल अब उससे डिसोसिएट होंगे उतने ही उसमें अटैच होते जाते हैं। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या पीकेए वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट और पीकेए वैल्यू। अब ड्रग क्या होती है? दो तरीके से होती है। एक होती है डिसोसिएट फॉर्म में हो गई। किस फॉर्म में हो गई? डिसोसिएटेड फॉर्म में हो गई, मतलब कि वो ब्रेक डाउन है। और एक होती है अनडिसोसिएटेड ड्रग। क्या होती है? तो जब ड्रग का हमको डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, और वो किससे पता चलता है? आपके पीके वैल्यू से और डिसोसिएशन कांस्टेंट से, और कितने पीएच में वो डिसोसिएट हो रही है और कितने पीएच में वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी कई सारी स्टेबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? जब आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पढ़ेंगे, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का मतलब क्या? प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ द ड्रग इनटू द मेडिसिन। ड्रग का जब मेडिसिन में बनती है तो उसके पहले हम क्या करते हैं? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। क्या करते हैं?
उस समय भी हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखते हैं कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब उस डिसोसिएशन कांस्टेंट एक वैल्यू निकल के आ गई, एक तो वो उसका स्टैंडर्ड फिजिकोकेमिकल पैरामीटर ही हो गया, आ रहा समझ में। फिर वो एक स्टडी के पर्पस में भी उसका यूटिलाइज करते हैं। आई ये बात समझ में, क्लियर हुई कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, इट इज ऑल्सो नॉन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक, जनरली क्या हो रहा है इसमें आपका, जैसे मान के चलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड। ये क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होगा CH3COO माइनस और H+ में, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। यस, और जब हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl-, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट डिसोसिएट है। ठीक है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को भी हम जब इसकी थ्योरी लिखेंगे तो इसको बताएंगे। तो ये जो डिसोसिएट हो रहे हैं, जब इनको वाटर में हम ऐड करते हैं, डिसोसिएशन इन वाटर, तो जब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट करता है, जैसे एसिटिक एसिड की क्वांटिटी कितनी भी हमने ऐड करी, तो वो H+ आयन और एसिटेट आयन में डिसोसिएट होने लगेगा। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो उसका pH होगा, जो डिसोसिएशन होगा, उस वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है। और हर एक वीक एसिड और वीक बेस का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो आप ये पॉइंट भी इसमें बता सकते हैं कि मैनी वीक एसिड एंड वीक बेस दे हैव द डेफिनेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, लिख लें उसको, डेफिनेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या बताएंगे, जो मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वाटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बताएंगे, मॉलिक्यूल डिसोसिएशन इन वाटर। जब मॉलिक्यूल वाटर में डिसोसिएट होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपके, एनायन और कैटायन। एनायन और कैटायन को ये फॉर्म करते हैं। और एनायन और कैटायन जब भी कभी बनेंगे वाटर में, तो वो क्या फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेट इलेक्ट्रिक करंट। क्या फैसिलिटेट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट को भी फैसिलिटेट करेंगे। जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, वो उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उसमें, और जो जितना कम डिसोसिएट होगा। तो जब इसके मेजरमेंट की बात आती है, तो इसको हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेथड से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डिसोसिएशन। जब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन आपका दो तरीके से हो सकता है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, जो भी हम जब सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो सॉल्ट्स का जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, पार्शियली। कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं और पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं वो आयन या वो सॉल्ट्स, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कभी आपसे कोई पूछे हाउ विल यू डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो सॉल्ट्स, वो एसिड और बेस जब उनको वाटर में ऐड किया जाता है, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड और इस तरीके से हम वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। ठीक, तो क्या क्या हमने बताया डिसोसिएशन कांस्टेंट में। अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट में कंपाउंड्स होते हैं, उनमें डिसोसिएशन की आयोनाइज होने की प्रॉपर्टी होती है जब उसको हम वाटर में ऐड करते हैं। ठीक, जो लार्जर कंपाउंड होते हैं उनका स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उनके डिसोसिएशन होने पर। आया समझ में। फिर उसके बाद में ये जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं एनायन कैटायन में, उनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी
जनरेट होता है, जिसको कि हम एज अ मेजरमेंट टूल के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं, मेजरमेंट यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और जो वैसे होते हैं, हाँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखना है इसमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे कोई एसिड, अब एग्जांपल देना है आपको, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मान के चलो आपका एसिड है HA, ये आपका एसिड है, तो ये एसिड को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। इस एसिड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिसोसिएटेड फॉर्म में और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो इसकी जो Ka वैल्यू है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को, या इसके आगे हम P लगा देते हैं, ठीक है ना, जस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। P के वैल्यू आपका जो H प्लस और A माइनस, ये क्या है आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म, सॉरी डिसोसिएटेड फॉर्म है। ये क्या है आपका डिसोसिएटेड, आपका उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपॉन अनडिसोसिएटेड। इसके रेशियो को हम डिटरमाइन करते हैं, तो हमको क्या पता चल जाता है, हाँ, कि वो डिसोसिएट होने के कितने, जो इलेक्ट्रोलाइट उसके डिसोसिएट हुए हैं और वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कितना है, इसको डिटरमाइन करना है। ये क्या कहलाता है आपका एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। मान के चलो कोई आपका एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या आपका एसिड है। इसको यदि आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो एज अ डिसोसिएशन और अनडिसोसिएशन के फॉर्म में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी के वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो डिसोसिएटेड फॉर्म में क्या होगा, ये CH3COO माइनस है ना, और आपका H प्लस अपॉन CH3COOH, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करना है कि जब हम डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे किया जाता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। और यही चीज जब बेस के लिए बात आ जाएगी तो इसको हम एसिड कांस्टेंट भी बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वैसे हम बेस के लिए निकाल सकते हैं, तो बेस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे मान के चलो हम कोई बेस ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पीके वैल्यू है, यदि पीके वैल्यू ग्रेटर है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है कि कम है। स्मॉलर, यदि पीके वैल्यू ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। स्मॉलर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हायर द पीके वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीके वैल्यू क्या होगी, हाँ। अब जैसे देखो, हमको मालूम है कि ये जो कोई पर्टिकुलर ड्रग है, इसका एप्लीकेशन एक बताता हूँ, प्री फॉर्मुलेशन में कैसे यूटिलाइज होता है। हमको मालूम है कि कोई ड्रग है, वो इस पर्टिकुलर पीएच में उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, मतलब वो आयोनाइज हो जाती है इस पर्टिकुलर पीएच में, ठीक है ना, CH3COO माइनस। एक पर्टिकुलर पीएच में ये क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। अब जो हमारा स्टमक है, स्टमक में आपकी जो लेयरिंग है वो कैसी है, आपकी लिपिडिक लेयर है। कैसी है, लिपिडिक। तो आपकी ड्रग जितनी ज्यादा अनआयोनाइज्ड होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी वहां से। लिपिडिक बैरियर है, ये आपके आयन क्या है, वाटर सॉल्युबल है और वाटर में इजीली क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन लिपिड मीडियम में क्या होंगे, आपकी ड्रग जितनी ज्यादा क्या होगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा क्या होगी, तो
तो हमको पता है कि इस पर्टिकुलर पीएच में ड्रग क्या होती है, आयोनाइज होती है। तो हम कई बार क्या करते हैं, उस पीएच को मेंटेन करते हैं कि ड्रग आपकी कितनी, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का यूटिलाइज करके कि ड्रग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो और वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए। आ रहा समझ में? इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या हमको बताना है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट लिखना, परसेंटेज ऑफ अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड ड्रग्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग। जो आपकी ड्रग है आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का ड्रग का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूटिलाइज करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू जीआईटी, absorption of drug through GIT can be calculated with the help of dissociation constant। dissociation constant की हेल्प से absorption of drug का GIT में जो है कैलकुलेशन किया जा सकता है। to determine the pH of the solutions, जो pH of the solutions है प्लस pH indicators की स्टडी में, प्लस उसमें बफर्स की स्टडी में भी आप यूटिलाइज करते हैं। ये पॉइंट भी बताना है, पीएच इंडिकेटर एंड बफर्स की स्टडी में हम इसका यूटिलाइज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसेस में भी डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज किया जाता है। किस लिए? फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द कंपाउंड, जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम यील्ड मिले, उसके लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट के प्रिंसिपल का यूटिलाइज करते हैं। इट इज अ फिजिको केमिकल पैरामीटर ऑफ द ड्रग। ये ड्रग का एक फिजिको केमिकल पैरामीटर है। ठीक, क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, एक डेफिनेट एंड कांस्टेंट वैल्यू है फॉर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। ज्यादातर कंपाउंड्स के लिए क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? डेफिनेट एंड कांस्टेंट वैल्यू है। हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्यों पढ़ रहे हैं फार्मेसी में? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक स्टडी पैरामीटर का पार्ट बनता है ना। जनरली आपका जो टॉपिक है वो क्या, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स हैं आपकी या जो कंपाउंड्स उनके फिजिको केमिकल पैरामीटर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या है, एक तरीके का फिजिको केमिकल पैरामीटर है जो एक स्टडी पैरामीटर होता है। आ रहा समझ में? अब डिसोसिएशन कांस्टेंट है क्या, इसको हमने क्या समझा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, जब उनको वाटर में ऐड करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं। अब हमने देखा डिसोसिएशन के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जो आपकी ज्यादातर जो ड्रग हैं वो वीक बेस और एसिड होती हैं, तो वो क्या होती हैं, पार्शियली डिसोसिएट होती हैं। अब जब उनको वाटर में ऐड करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि उनमें एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। जब उनको वाटर में ऐड करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है क्या, जब उनमें एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म का, और उस टाइम पर जो वैल्यू निकल के आती, जो कांस्टेंट हम एक निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको कि हम पीकेए वैल्यू भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, पीकेए वैल्यू भी बोलते हैं। अब आया समझ में क्यों इसका यूटिलाइजेशन है? तो ज्यादातर ड्रग्स आपके वीक एसिड एंड वीक बेस हैं और उनका एक पर्टिकुलर डेफिनेट एंड कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया हमने, क्या है वो रिप्रेजेंट कर दिया, एप्लीकेशंस क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिया। एप्लीकेशन में एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड एंड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, जैसे कोई कंपाउंड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड जो हमको नीडेड था वो नहीं है। फिर नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें डिटर्मिनेशन। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफरेंट मेथड्स आर यूटिलाइज्ड। फर्स्ट कंडक्टिविटी मेथड, सॉल्युबिलिटी मेथड डिटर्मिनेशन के लिए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रो मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है ना, कई सारी मेथड यूज कर सकते हैं। हमने लैब में एक मेथड यूटिलाइज करी थी, ठीक है ना, हाफ न्यूट्रलाइजेशन मेथड, याद है?
तो ये क्वेश्चन अब जीपैट में पूछा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं, उस इक्वेशन का नाम क्या है? हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। डिटर्मिनेशन, तो आप मेथड को, कौन सी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ टाइट्रीमेट्रिक मेथड। कौन सी मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं? टाइट्रीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक मेथड मतलब टाइट्रेशन के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। एसिड बेस है ना, तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। और टाइट्रीमेट्रिक मेथड में एक इक्वेशन हम यूज करते हैं, उस इक्वेशन का नाम क्या है? हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन का यूटिलाइज करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। कभी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो ध्यान रखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक, फिर इसमें लिख लेना इक्वेशन क्या है इसकी? पीएच pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। और बेस के लिए क्या हो जाएगी? pKb वैल्यू pKb। एसिड के लिए हम इसको pKa लिख सकते हैं और बेस के लिए हम pKb लिख सकते हैं, प्लस लॉग एसिड अपॉन बेस। याद है हमने इसको किया भी है प्रैक्टिकल। एसिड और बेस यहां किस चीज को इंडिकेट करता है? उसके कॉन्सेंट्रेशन को, जो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन हमने डिटरमाइन करी थी। ठीक है ना, टाइट्रीमेट्रिक मेथड से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पीके वैल्यू को डिटरमाइन हमको करना है, पीएच को नहीं डिटरमाइन करना है। ठीक है ना, तो पीके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या हो जाएगा? pKa इज इक्वल लॉग बेस अपॉन एसिड, इस तरफ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? pH माइनस लॉग बेस अपॉन एसिड। ये फॉर्मूला है एसिड को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है ना, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, पीके वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला याद रखना, कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। ठीक, और जस्ट इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? pKb वैल्यू बेस के लिए pH माइनस लॉग बेस अपॉन एसिड। तो इतना आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में तो मार्किंग अच्छी होगी। ठीक, कैसा? सॉरी, ठीक, एसिड अपॉन बेस। जनरली क्या होता है, ये एसिड वाला ही पूछा जाता है ज्यादातर, तो वही दिमाग में रहता है ना। जैसे यहां पर pKb बार बार लिखने में pKa ही लिख रहा था। ठीक है, तो उस कारण से वो लिख गया था। समझ में आया? हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन क्यों यूज करते हैं? स्नेल्स लॉ कहां यूज करते हैं? स्नेल्स लॉ कहीं पढ़ा है? कहां पढ़ा? इन्हीं फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन जब करते हैं तो ठीक है ना, इस तरीके से पूछे जाते हैं। फिक्स लॉ कहां पढ़ते हैं आप? फिक्स लॉ बताएं। आगे आने वाले समय में ऐसी चीजें आप पढ़ेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन किस चीज के लिए डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम pKa वैल्यू भी बोलते हैं। इसको हम हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन या हाफ न्यूट्रलाइजेशन मेथड से डिटरमाइन करते हैं। और जो प्रैक्टिकल में हमने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से हम टाइट्रेशन करते हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, यदि आपको बहुत और डिटेल में लिखना है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसी